केमिकल इक्विलिब्रियम नेक्स्ट चैप्टर, छोटा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सारी चीजें समझ में भी आती हैं। एंड इन एनसीईआरटी वी हैव ओनली वन चैप्टर कॉल्ड इक्विलिब्रियम, उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम दोनों दे रखे हैं, बट हमने रेजोनेंस में इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, केमिकल इक्विलिब्रियम, देन आयोनिक इक्विलिब्रियम एलिमेंट्री, आयोनिक इक्विलिब्रियम एडवांस, ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। क्लियर, बड़ा चैप्टर था इसलिए 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और again chemical equilibrium is the base of ionic equilibrium. Chemical equilibrium easy है, no doubt there are lot of numericals in this chapter, but ये हमें समझ में आएगा, तो ionic easily हम आगे समझ में आने लगेगा फिर हमें easy, ठीक है। it might take 6 lecture around 5 to 6 lecture, इतना कुछ लगना चाहिए हमें इसमें, 2 से 3 वीक का होगा ये चैप्टर। See, till now what we had done in mole concept, we had seen some calculation related to chemical reaction, the amount of reactant reacted and the amount of product produced, how to relate their amounts, ये सब कुछ हमने पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट में। फिर गैसेस में स्पेशली हमने गैसेस सब्सटेंस से डील किया, इवन केमिकल रिएक्शन में भी जो गैसेस थे, यूडियोमेट्री था, उसमें हमने डील किया। Now in this chapter we are going to deal with the reaction which can proceed in both the direction, forward direction as well as backward direction. So there is no completion of reaction. There are a lot of reactions in our universe, in our nature, which are not going to complete 100%. पता है, यदि मैं एक बॉक्स में CaCO3 को डाल दूंगा सॉलिड फॉर्म में, फिर CaCO3 CO सॉलिड प्लस CO2 गैस बनाता है, बट ऐसा नहीं है कि CaCO3 100% CO2 में कन्वर्ट होगा। There is some part of CaCO3 will convert into CO2 and CO in some part remain in the same form, and the reaction is reversible. Clear? Reaction forward भी जाएगा, reaction backward भी आएगा, and the point where the rate of forward reaction equal to the rate of backward reaction, such kind of situation is called equilibrium condition. So this is a reversible reaction. रिवर्सिबल रिएक्शन में जब दोनों तरफ के रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट इक्वल हो जाएंगे, वो रिवर्सिबल होगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जब हम यहां से मुंबई जाएंगे, जो पाथ है क्लियर, वो रिवर्सिबल है। कुछ लोग मुंबई जा रहे हैं, कुछ लोग मुंबई से नासिक आ रहे हैं, द पॉइंट एट विच the number of person going to Mumbai, number of person coming from the Mumbai are equal, then we call it equilibrium situation. But the path is reversible. हमेशा दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन होती रहेगा, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो। सो मेनली हम वन डायरेक्शन रिएक्शन के बजाय 2 डायरेक्शन रिएक्शंस यहाँ पे देखेंगे, जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होती हैं। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं। व्हेन यू रिएक्ट नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन, they can react to form ammonia. At the same time, ammonia can also give nitrogen and hydrogen. So this is also a reversible reaction, the reaction which can proceed in both the direction, forward as well as backward. क्या इतना हमें समझ में आता है? Equilibrium क्या होगा? Something is balanced. क्या बैलेंस है? The rate of forward conversion equal to the rate of backward conversion. जितना अमाउंट इसका रिएक्ट करके ये बना रहा है, उतना ही अमाउंट N2H2 का वापस बन जाएगा सेम टाइम में, तो वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन हो गया। क्या हर रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होता है? नो, हर रिवर्सिबल रिएक्शन कैन अचीव इक्विलिब्रियम, बट ऑल द टाइम दे मे और मे नॉट बी एट इक्विलिब्रियम। क्लियर? जब हमने रिएक्शन इससे स्टार्ट किया तब तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। मुंबई पूरा खाली है, सिर्फ नासिक में ही लोग हैं, नासिक से मुंबई जा रहे हैं, तो डेफिनेटली अभी तो वहां स्टार्टिंग में तो आएंगे नहीं, जब वहां लोग चले जाएंगे फिर वापस आएंगे, तो एक सिचुएशन होगा, एक टाइम होगा, उसके बाद इक्विलिब्रियम अचीव होगा। Is that okay? Yes, sir. चलो, so just थोड़ा सा बेसिक बताया। अब इक्विलिब्रियम पे इनके कंसंट्रेशन को कैसे रिलेट करना है, इनके नंबर ऑफ, इनके अमाउंट को, नंबर ऑफ मोल्स को, कंसंट्रेशन को, मोलारिटी को कैसे रिलेट करना है, ये पूरे चैप्टर में हमें देखना है। एंड हाउ दिस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, वो सब कुछ हमें देखना है।
irreversible reactions reactions which can proceed in both the direction, sorry irreversible लिखा है, can proceed in one direction only. Reactions which can proceed in one direction only, they are represented by this. क्लियर, सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे. They go to completion after finite time. कुछ टाइम के बाद ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी. फाइनाइट मतलब वी डू नॉट हैव इनफिनिट टाइम फॉर देयर कंप्लीशन. कभी ना कभी तो कंप्लीट होंगी कुछ फिक्स टाइम में. रिवर्सिबल रिएक्शन. इसका बुकलेट मिला है नहीं मिला है अब तक? बुकलेट रिसीव हुआ है नहीं हुआ है? आशीष, अथर, विशा, मिल गया सर. reversible reaction which can proceed in forward as well as backward direction, represented by two half arrow or two complete arrow. They never go to completion. कभी भी कंप्लीट नहीं होंगी. यदि रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता ही रहेगा तो कभी भी कंप्लीशन तो सवाल ही नहीं होता है. इक्विलिब्रियम कौन सी रिएक्शन अचीव करेंगी? irreversible. They can achieve equilibrium. जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है और कंप्लीट हो रही है. इक्विलिब्रियम मतलब बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली. चाहो तो लिखो अचीव इक्विलिब्रियम, दैट इज बोथ reactants and
products exist simultaneously. At equilibrium, rate of forward reaction equal to rate of backward reaction. This is the definition of equilibrium. ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं कि रिएक्टेंट का अमाउंट और प्रोडक्ट का अमाउंट हम इक्वल कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वल कर रहे हैं. At equilibrium, amount of each reactant, product remains same or constant. Chemical equilibrium is dynamic in nature. कोई एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट डज इट मीन डायनामिक इन नेचर? ऊपर हमने लिखा है अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, वो नीचे बोल रहे डायनामिक है. डायनामिक मींस समथिंग इज मूविंग, कुछ तो मोशन है, कुछ तो मूवमेंट है, कुछ तो चेंजेस हैं. सेकंड और थर्ड पॉइंट, हाउ टू रिलेट देम. एनीवन? हाँ आर्य, क्या मतलब है डायनामिक का? बोलो मलार. सर मतलब उनका रेट ऑफ चेंज इक्वल है. डायनामिक मतलब क्या है? थोड़ा सा सही बोल रहे हो, थोड़ा सा और से एलिब्रेट करो. देखो अमाउंट तो कांस्टेंट है, बट दैट डज नॉट मीन्स कि रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रहा है. तुम दो तरीके से बोल सकते हो. इक्विलिब्रियम में ना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है ना बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है. सेकंड वे टू से दिस, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, बैकवर्ड भी हो रहा है, बट दोनों रेट इक्वल है. सो दोनों रेट इक्वल है तो डायनामिक तो है, मूवमेंट इज देयर, बट इफ बोथ रेट आर इक्वल देन द अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन सेम. एक रूम में 50 स्टूडेंट है, एक मिनट में 3 स्टूडेंट बाहर गए, दूसरे 3 स्टूडेंट अंदर आ गए. सो मूवमेंट इज देयर, सिचुएशन इज डायनामिक, बट द इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड. The net number of student inside the room and outside the room is constant. आया समझ में?
Clear है? Yes, sir. That is rate of forward and backward reaction is non-zero, but net rate is zero, as both are same. At equilibrium, Gibbs free energy change is zero. That is sum of free energy for reactant equal to sum of Gibbs free energy for product. अब क्वेश्चन आता है सर ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है? ये हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, अभी के लिए सिर्फ लिख लो तुम। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। चलो कैटलिस्ट क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट? आर्य जोशी यस सर। बोलो। सर वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो क्या लगता है यदि कैटलिस्ट सेट करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? क्या लगता है इक्विलिब्रियम का क्या होगा? ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? यस सर। Catalyst increases rate of reaction in both forward and backward direction. Hence, in both forward and backward direction up to same extent. Up to same extent. मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट यदि 5 टाइम्स हुआ है तो बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट भी 5 टाइम्स हो जाएगा। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन अप टू सेम एक्सटेंट, हेंस amount of reactant and product at equilibrium is not affected by catalyst. Is not affected by presence of catalyst. So इक्विलिब्रियम पे नेट इफेक्ट कैटलिस्ट का जीरो है, तो फिर कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या है? देखो हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिक्स किया और अमोनिया बन रहा है। सो इन ऑर्डर टू अचीव इक्विलिब्रियम इन दिस रिएक्शन, ऐसा तो है नहीं जैसे ही मैंने नाइट्रोजन हाइड्रोजन को ऐड किया और सडनली इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। डेफिनेटली यदि मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जिस एक क्लासरूम है जिसमें हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्लास स्टार्ट होती है 7:30 पर, ठीक है। इवन मैं अभी वेटिंग रूम का भी अपने मीटिंग रूम का भी बताऊंगा। सो 7:30 से तुम्हारी क्लास स्टार्ट होती है। कुछ बच्चे 7:30 पे ज्वाइन करते हैं, कुछ 7:32 पे, कुछ 7:33 पे, कुछ बच्चे डिस्कनेक्ट होते हैं, कुछ कनेक्ट होते हैं। सो कुछ चेंजेस चल रहे होते हैं। क्लियर? 2, 5, 10, 9, 11, देन 9,
देन फर्दर 20, 21, 22 और एक 15-20 मिनट के बाद आके इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। 22 है, अब 22 फिक्स हो, अनलेस अनटिल कुछ ज्यादा चेंजेस ना हो। इन जनरल अब 22 स्टूडेंट फिक्स हो गए। कितना टाइम लगा? रफली 15 से 20 मिनट लगा सब सेटल होने में। किसका नेटवर्क प्रॉब्लम था वो बाहर चला गया, जिसका नेटवर्क सही था वो अंदर है, सब कुछ सेटल हो गए। क्लियर? ये जो 15 मिनट लगे हैं, 15 मिनट हमें लगा है इक्विलिब्रियम अचीव होने में। सो जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया तब इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है। इट विल टेक सम टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम। पहले से रिएक्टेंट था, धीरे धीरे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जैसे ही प्रोडक्ट बनता है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। यदि ये टाइम 15 मिनट है, क्लियर? हमने कैटलिस्ट ऐड कर दिया। कैटलिस्ट जो इक्विलिब्रियम अचीव करने का टाइम है ना, 15 मिनट से 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट पे लेकर आ जाएगा। सो इट डिक्रीजेस टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम। ये रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करके उन्हें इक्वल लाने में जल्दी से हेल्प करता है। क्लियर? सो इक्विलिब्रियम अचीव करने में हमें हेल्प करेगा। इज दैट ओके? क्या इतना क्लियर है? यस सर। जैसे अब मैं तुम्हें बताता हूं, एक दिन हमने क्या किया, बच्चों को ज्वाइन करने में 10 से 15 मिनट लग रहे हैं, इक्विलिब्रियम अचीव करने में 15 मिनट लग रहे हैं। एक दिन मैंने अनाउंस कर दिया कि अगले दिन से जो भी 7:35 के बाद आएगा मैं उसे वेटिंग रूम में अलाउड, मतलब अंदर आने के लिए अलाउड ही नहीं करूंगा, मीटिंग में क्लोज कर दूंगा। तो ये कैटलिस्ट जैसा एक्ट कर रहा है। अब बच्चे बजाय 15 मिनट के 5 मिनट के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं। सो एक कैटलिस्ट हो गया। तो कैटलिस्ट ने क्या किया? जस्ट इग्नाइट किया, रिएक्शन को फास्ट किया, इक्विलिब्रियम अचीव करने में हमारी हेल्प कर दी। पहले भी 22 स्टूडेंट थे, अभी भी 22 स्टूडेंट है, बट जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो गया। क्लियर? Catalyst decreases time to achieve equilibrium. Change of temperature, pressure, concentration can affect the equilibrium composition. जो इक्विलिब्रियम पे कंपोजिशन थे, अमाउंट थे, उनको अफेक्ट कर सकते हैं। और यही हमें इस चैप्टर में देखना है आगे, हाउ दिस फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम, इवन कैलकुलेशन वगैरह, मैथमेटिकल रिलेशन सब कुछ देखना है। System achieve equilibrium condition spontaneously even if disturbed.
हम इसे डिस्टर्ब कर देंगे तब भी इक्विलिब्रियम अपने आप अचीव हो जाएगा। चलो, इसका मतलब ये हुआ ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में तुमने क्या किया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया के साथ इक्विलिब्रियम में तुमने कुछ नाइट्रोजन और ऐड कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो डिस्टर्ब कर दिया तो ऐसा नहीं कि इक्विलिब्रियम कभी अचीव नहीं होगा, वो वापस से जो नाइट्रोजन ऐड किया है उसको वापस से रिएक्ट कर कुछ ऐसी सिचुएशन पे आ जाएंगे सो दैट वी कैन अगेन हैव इक्विलिब्रियम। हमने अमोनिया को रिमूव कर दिया तो फर्दर कुछ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, नो डाउट, फर्दर कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। क्लियर? मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन है, ये एक लेट से कुछ वेसल है इस शेप का, यहाँ पर एक बॉल है, बॉल इक्विलिब्रियम में इस पॉइंट पे होगी हमें पता है, तुमने उसको डिस्टर्ब करके यहाँ पे लेके आ गए तो क्या होगा, वो बॉल नीचे जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ आएगी और कुछ टाइम के बाद वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। मूवमेंट होगा थोड़ी देर के लिए और सेटल हो जाएगी वापस से इक्विलिब्रियम पर। ऐसा ही कुछ इसमें केमिकल रिएक्शन में भी होगा। इज दैट ओके? Yes. और जब भी हम कुछ ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे तो कैसे रीइक्विलिब्रियम अचीव होगा ये भी हम देखेंगे। इक्विलिब्रियम इज नॉट डिफाइंड इन अ मैनर लाइक द अमाउंट ऑफ दिस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम। इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड इन दिस मैनर द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आर सेम। रिएक्टेंट प्रोडक्ट का अमाउंट अलग अलग हो सकता है इक्विलिब्रियम पे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग ही होता है जनरली। बाहर से ऐड करोगे तो पहले वाले इक्विलिब्रियम से भी अलग हो जाएगा, बट द रेट बिकम्स इक्वल आफ्टर सम टाइम। लिमिटिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट तो इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी रिएक्टेंट कंज्यूम हो ही नहीं रहा है 100%। यदि कोई रिएक्टेंट 100% कंज्यूम ही नहीं होगा, रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा, तो लिमिटिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट ही खत्म। इज दैट ओके? चलो कुछ ग्राफ देखते हैं हम। रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ हमें देखना है सबसे पहले। फॉरवर्ड देखो, हमने लेट से रिएक्टेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट यदि इनिशियली था, प्रोडक्ट था ही नहीं इनिशियली, तो ये तो डेफिनेट है रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियली जीरो होगा। कौन सा? बैकवर्ड डायरेक्शन का। और फॉरवर्ड डायरेक्शन का कुछ पॉजिटिव होगा, सो फॉरवर्ड डायरेक्शन का कुछ पॉजिटिव, बैकवर्ड का जीरो। क्लियर? अब हम जैसे जैसे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, रिएक्टेंट कम होता जाएगा, सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होता चला जाएगा। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो गया, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, दिस इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड, दिस इज द रेट ऑफ बैकवर्ड, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों रेट इक्वल हो गए। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सिचुएशन। या सो इक्विलिब्रियम, और ये टाइम है जो इक्विलिब्रियम अचीव करने में लगा है। समझ में आता है हमें इतना? Yes. तो इनिशियली रेट ऑफ बैकवर्ड जीरो है, क्योंकि प्रोडक्ट है ही नहीं, प्रोडक्ट नहीं है तो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए जीरो। जैसे से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में जाएगा और इसका रेट बढ़ने लगेगा, इसका रेट कम होगा, एक पॉइंट पर दोनों के रेट इक्वल हो जाएंगे।
R is giving P, reactant is giving product. इस रिएक्शन के लिए बताना कौन सा ग्राफ सही है। इनिशियली प्रोडक्ट प्रोडक्ट को जीरो से स्टार्ट किया, रिएक्टेंट को यहां से स्टार्ट किया। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो गई, ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का और ये कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का। विच ग्राफ इज करेक्ट फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन? ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। Which graph is correct? इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के लिए रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। कौन सा इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है? चलो चैट बॉक्स में टाइप करो, देखते हैं जो भी तुम्हें लग रहा है 1 2 3, बट टाइप सबको करना है। आई एम एक्सपेक्टिंग एग्जैक्टली 20 आंसर इन चैट बॉक्स, 20 स्टूडेंट ने। All product graph is starting from origin, मतलब product is initially zero है। One, two, three, four answer in chat box till now. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक आंसर सही आया है बस अब तक। दो आंसर सही आ गए। Answer is all of them can be correct. All of them can be correct. There is no conditions on the amount of reactant and product. The only condition is at equilibrium when the rate is equal, the amount of reactant and product becomes constant. इस पॉइंट के बाद दोनों कांस्टेंट हो रहे हैं। इस पॉइंट के बाद रिएक्टेंट कांस्टेंट, प्रोडक्ट कांस्टेंट इक्वल नहीं है, उससे हमें फर्क भी नहीं पड़ता। इक्वल तो हमने कहां बोला इक्वल होंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद दोनों कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। तो यहां पर यदि मैं देखूंगा इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज्यादा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा है, तो तीनों पॉसिबिलिटी है हमारे पास। बट इक्विलिब्रियम कब अचीव हो रहा है? जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गए, when the concentration becomes constant for the infinite time. Is that okay? All three graphs are possible. क्या सभी को क्लियर है अभी? Yes, sir. There is no condition on their amount. Yes, the only condition is net amount of each reactant and product should remain same, should remains constant. तो उतना आना चाहिए। ये मैंने पहले बताया ना, स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, ये मोलारिटी को रिप्रेजेंट करता है या नहीं बताया है? No, sir. क्वेश्चन का मैसेज सर सेम विद प्रेशर एंड टेम्परेचर। नहीं समझा। टेम्परेचर का ग्राफ क्या ड्रॉ करोगे, क्या करोगे? बेसिकली इक्विलिब्रियम में सब कुछ कांस्टेंट हो जाता है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। कलर, टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी प्रॉपर्टीज होंगी सिस्टम की, राइट? Yes, sir.
color, pressure, concentration, density, temperature, refractive index, all becomes constant at equilibrium. अब क्वेश्चन आता है सर आप जब से केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाना चालू किया है तब से बोल रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, तो आप ये तो बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है और रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट होता है। क्लियर, मैंने इतनी बार रेट ऑफ रिएक्शन को वर्ड यूज किया है बट अब तक हमने डिफाइन नहीं किया है इसे। अनुष्का का मैसेज था सर प्रोडक्ट इज इनिशियली जीरो इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, सो प्रोडक्ट शुड बी लेस देन रिएक्टेंट इनिशियली। हाँ, इनिशियली तो प्रोडक्ट लेस देन होगा ही रिएक्टेंट से, तभी तो तुमने देखा होगा ना वो ग्राफ में हमेशा प्रोडक्ट का ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूँ, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ अनुष्का, और रिएक्टेंट का मैक्सिमम से स्टार्ट कर रहा था, राइट? यस सर। चलो सबसे पहले तो मैं डिफाइन करता हूं एक्टिव मास और एक्टिविटी, बोथ आर सेम। लिख रहे हो, मैं बोलते जाऊं? It is a amount of a substance which can actively participate in a reaction. It is the amount of a substance which can actively participate in a reaction. So it is the amount of a substance which can actively participate in a reaction. It is expressed in terms of, molarity or partial pressure. It is expressed in terms of molarity or partial pressure. देखो जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ना उसमें ये कहा गया है रेट at which any substance reacts is directly proportional to its active mass. अब एक्टिव मास क्या होता है? मोलारिटी या पार्शियल प्रेशर? सो मोलारिटी और कंसंट्रेशन, मोलारिटी that is rate is proportional to molarity. एक मिनट बोर्ड पे देखना फिर कॉपी करना। एक्टिव मास और एक्टिविटी डिफाइन किया, रेट एट विच एनी सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, दैट इज रेट इज प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। इसको मोलारिटी के टर्म्स में लिखते हैं। यदि हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं so rate of forward reaction is proportional to concentration of reactant, active mass of the reactant power their stoichiometric coefficient। यहां पर proportionality constant आ जाएगा Kf। A for forward, K is called reaction constant, rate of reaction constant बोल देंगे हम उसे। In the similar manner
इफ यू डिफाइन रेट फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन, चलो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या है? क्या बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट अब सी और डी हो गए हैं? Am I audible? Yes, sir. So rate of forward direction is proportional to concentration of this power coefficient. Rate of backward direction is concentration of this power coefficient. Is that okay? सर वो Yes. मल्टीप्लिकेशन में है क्या? हाँ, मतलब फॉरवर्ड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका लॉजिक बताता हूँ। मेरे पास फर्स्ट केस है, बोर्ड पे देखना, कॉपी बाद में कर लेना। मैं N2 प्लस H2 इनको रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं। मेरे पास फर्स्ट केस है 1 मोल अमोनिया, 1 मोल नाइट्रोजन, क्लियर, और 5 मोल हाइड्रोजन, इनको हम ले रहे हैं। सो 1 मोल 5 मोल से ये रिएक्शन होगा कब नाइट्रोजन हाइड्रोजन का? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विल रिएक्ट व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर, व्हेन दे कम कांटेक्ट विद ईच अदर। जब वो एक दूसरे से कोलाइड होंगे, उनके पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। सो ड्यूरिंग कोलिजन दे विल रिएक्ट विद ईच अदर एंड गिव द प्रोडक्ट। फर्स्ट केस 1 मोल नाइट्रोजन 5 मोल हाइड्रोजन, सेकंड केस लेता हूं 1 मोल इनटू 10 मोल्स हाइड्रोजन कर देता हूं। मैं हाइड्रोजन के मोल्स को डबल कर देता हूं, बढ़ा देता हूं। क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा? क्या अब उनके आपस में कांटेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, उनसे आपस में कोलाइड होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी यदि मैंने मोल्स बढ़ा दिए तो? Yes, sir. तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने लगेगा, ज्यादा फास्ट वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और अब सेकंड केस, मैंने इसको 2 मोल ले लिया नाइट्रोजन को और इसको 10 ले लिया। सो डेफिनेटली यहाँ 1 मोल 5 मोल से इसको भी बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ा दिया, तो रेट यहां से यहां बढ़ा है, यहां से यहां और बढ़ जाएगा क्योंकि अब और ज्यादा कोलिजन की प्रोबेबिलिटी होगी। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? अमाउंट ऑफ दिस इनटू अमाउंट ऑफ दिस, दोनों के अमाउंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। सो कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉरवर्ड का, बैकवर्ड में रिएक्टेंट ये हो जाएंगे। So concentration of product power stoichiometric coefficient. क्या अभी समझ में आता है हमें? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. This is law of mass action. ये जो रेट ऑफ रिएक्शन को रेट किया है ना, ये लॉ ऑफ मास एक्शन। Kv are called rate constant or velocity constant or specific rate of reaction, इतने नाम है इनके, for forward and backward direction respectively. Kf is the rate constant for forward, Kb is the rate constant for backward. Rate constant, velocity constant or specific rate of reaction. ये रिप्रेजेंट करता है मोलारिटी ऑफ ए, तो स्क्वायर ब्रैकेट में जिसको भी रखा है उसकी मोलारिटी। आज तुम्हारा थर्ड लेक्चर नहीं है ना, ड्यू टू गणेश चतुर्थी वो लेक्चर कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि शायद कुछ मुहूर्त वगैरह भी 1 बजे तक था, तो काफी बच्चों के घर पे 11 से 1 के बीच में
गणेश चतुर्थी का वो गणेश जी का आगमन था। ओके, हमने रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन किया। इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ, यहां पे एक और लिख लो, इतना और ऐड करो इसमें, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, इतना और ऐड कर लो। KF एंड KB डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ओके, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड एट इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड को यहां से लॉ ऑफ मास सेक्शन से रिप्लेस कर दिया हमने। सो KF अपॉन KB, इन AB को डिवाइड कर दिया। KF कांस्टेंट, KB कांस्टेंट, तो इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट है, उसे हमने डिफाइन कर दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये किस पर डिपेंड करेगा? जब ये दोनों सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है तो ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। Concentration of product by concentration of reactant raised to the power their stoichiometric coefficient is equilibrium constant। चलो अब ये बताओ मुझे, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम था, ABCD इक्विलिब्रियम में थे, मैंने कुछ अमाउंट A का और ऐड कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा? यदि मैंने A के अमाउंट को ऐड कर दिया बाहर से, इक्विलिब्रियम ऑलरेडी अचीव था, A के अमाउंट को ऐड कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा या कम होगा? हर्षिता, हर्षिता इज देयर? डिक्रीज होगा। ठीक है, अनुष्का? अनुष्का? सर इंक्रीज। लोकेश? लोकेश? सर इंक्रीज होगा। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, मैंने जो है लिख दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। अब मैं बोल रहा हूँ कंसंट्रेशन को चेंज करोगे तो क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। तो सीधा सा आंसर नहीं दिख रहा है कि जब टेम्परेचर डिपेंडेंट ही है तो कंसंट्रेशन डिपेंड, फिर ये कांस्टेंट है किस बात का? सब पे डिपेंड कर रहा है तो फिर क्यों कांस्टेंट रहा है? तुम पता है A को चेंज करोगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और अपने इस रेशियो को वापस से इक्विलिब्रियम पे अचीव करने की कोशिश करेंगे। दिस आर द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन, सिर्फ इक्विलिब्रियम पे ये हमने डिफाइन किया है। यदि तुमने A को बाहर से ऐड कर दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया तो कुछ टाइम के लिए डिस्टर्बेंस रहेगा। हम अभी इस सिचुएशन पे आ गए, बॉल यहां पे थी, तुम यहां पे लेके आ गए हो, कुछ टाइम के लिए डिस्टर्बेंस रहेगा, बाकी फाइनली तो यहीं आके इक्विलिब्रियम पे सेटल हो जाएगा। क्लियर? मतलब इनका रेशियो फाइनली सेटल इस वैल्यू पे होगा, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना। आया समझ में? मतलब मैं सेंटेंस मैंने खत्म किया डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर और पूछा कंसंट्रेशन पे कैसे वेरी करेगा, तो तुम इंक्रीजेस डिक्रीजेस आंसर दे रहे हो। सो यहां पर जो हम देख रहे हैं समझ रहे हैं, बहुत मैटर करता है कितना हम फोकस कर रहे हैं चीजों को लेकर।
जेईई खैर अब ऑलरेडी हमारा आधा ईयर हो गया 11 का, तो तुम्हें पता है अच्छे से कि कितना फोकस करने की जरूरत होती है, क्या होता है। चलो, कोई डाउट यहां तक? क्या सर वो गेसेस कुछ एक्सपर्टाइज एडवांस प्लस क्वेश्चन में सेंड करूं ग्रुप पे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आज मेरे लिए कोई होमवर्क नहीं रहेगा इस चैप्टर में। तो इसका होमवर्क अब तुम्हें नेक्स्ट वीक मिलेगा, 7 दिन के बाद, 5 से 6 दिन के बाद। तो जिसका बुकलेट इज फर्स्ट प्रायोरिटी, वो करना है, उसके बाद फिर एक्सपर्टाइज वाले क्वेश्चन पे आना है। ठीक है, ओके, आई एम एंडिंग सेशन नाउ। सर हाँ, सर वो लास्ट सेकंड लाइन में क्या लिखा है, वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन? रिस्पेक्टिवली, के फॉर फॉरवर्ड, के बी फॉर बैकवर्ड, रिस्पेक्टिवली लिखा है। यस सर, थैंक यू सर। चलो